हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पुरानी पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस देखा, जिसमें हमें बार बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करनी पड़ती। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेसिस पे हमने कुछ सवाल ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ग्रेविटी क्या रोल प्ले करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस में, एंड उसके किस तरह के क्वेश्चंस पाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई मेन, जेई एडवांस्ड एंड नीट में, तो उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, रेक्टिलिनियर का मतलब वही है, स्ट्रेट लाइन मोशन हम डील करेंगे अभी। स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबसे पहला टॉपिक। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कुछ सभी ऑब्जेक्ट्स पे पाई जाती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम हवा में फ्रीली छोड़ दें तो वो टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस गिरता है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। फोर्सेस की ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्सेस वाले चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हम उसको देखेंगे। बट उन फोर्सेस की वजह से जो एक्सेलरेशन पाई जाती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमेशा ये टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस डाउन डायरेक्शन में हमेशा पाई जाती है। या ऐसे बोल सकते हो कि अर्थ गोल है, स्फेरिकल है, तो अर्थ रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में सभी ऑब्जेक्ट्स पे कुछ फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली अगर हम छोड़ दें तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है। Note number one, this acceleration due to gravity varies with height and depth from earth surface. अर्थ सरफेस से काफ़ी ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं अर्थ सरफेस के, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल सकती है। बट इस तरह के सवालों को हम ग्रेविटेशन चैप्टर में डील करेंगे। अभी के लिए इस चैप्टर में हम ये मानते हुए चलेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट हम जिसकी मोशन कंसीडर कर रहे हैं वो अर्थ के सरफेस के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। अब ये बहुत ज़्यादा का क्या मतलब है? तो बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि अर्थ का रेडियस होता है लगभग 6400 किलोमीटर, तो इस रेडियस के मुकाबले हाइट बहुत कम रहनी चाहिए, या डेप्थ में जा रहा है अगर सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी डेप्थ भी बहुत कम रहनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस रेडियस। मतलब 1-2 किलोमीटर तक की हाइट मान के चलेंगे हम, ये एक हमारी अजम्पशन रहेगी इस चैप्टर के अंदर। मतलब इतनी तगड़ी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को नहीं फेंक देना कि वो 3000-4000 किलोमीटर ऊपर स्पेस में चला जाए। तो ये इस तरह की सिचुएशंस को हम डील करेंगे, बट ग्रेविटेशन चैप्टर में डील करेंगे जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को और बहुत अच्छे से जानेंगे। नोट नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एयर। अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फोर्स ड्यू टू एयर। हवा भी कुछ फोर्स लगाती है, अर्थ की वजह से तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से 9.8 की एक्सेलरेशन है। केवल अगर वही फोर्स लग रहा है तो 9.8 की एक्सेलरेशन ले सकते हैं। बट अगर एयर भी प्रेजेंट है और एयर के फोर्सेस भी कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो उस तरह के सवालों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बट अगर उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो हम एयर की वजह से लगने वाले फोर्सेस को निगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है सवाल में तो हम एयर फोर्स या एयर ड्रैग बोलते हैं इसे, हवा की वजह से लगने वाले फोर्सेस। कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो लिक्विड या गैस उस पर कुछ फोर्स लगाता है, जो हम निगलेक्ट करके चलते हैं अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थ्योरी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला केस, अगर हम अर्थ के सरफेस के आसपास किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दें, वर्टिकली अप अगर हम थ्रो कर दें इस तरह से, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कुछ यू वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कहीं भी जाए, अर्थ का फोर्स जो है, अर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स या उसकी वजह से आने वाली एक्सलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही रहती है। ठीक है, अर्थ के सरफेस की तरफ ही रहेगी, जिसकी वैल्यू 9.8 ही रहेगी। जी इसका सिंबल है, 9.8 इसकी वैल्यू है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अप्रॉक्सीमेटली हम इनको क्वेश्चंस में बहुत बारी 10 लेके चलते हैं, या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसे 10 मानते हुए सॉल्व कर लेंगे, और फिर जो भी नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है उसको टिक कर देंगे। अप्रॉक्स 10 से थोड़ी कैलकुलेशंस अपनी आसान हो जाती हैं। और इस केस में मोशन कैसी होगी, क्योंकि हमने बॉल को ऊपर फेंका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में कि अगर
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होते हैं, u यहाँ पे एंटी पैरेलल है, तो बॉल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, डिक्रीजिंग स्पीड के साथ करेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रही है। केस 2, अगर बॉल को वर्टिकली डाउन फेंका जाए छत से खड़े होके, या कोई गड्ढे में बॉल को फेंक रहे हैं, तो ऐसे केस में बॉल की वेलोसिटी भी डाउन है और एक्सेलरेशन भी डाउन है, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू वही रहेगी हमेशा 9.8, अगर कुछ भी और तरह का फोर्स मेंशन नहीं है तो। और इस केस में मोशन कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे u और a पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी को बढ़ने में मदद कर रही है। केस 3, व्हेन अ बॉल इज नॉट थ्रोन वर्टिकली, अगर वर्टिकली फेंका ही नहीं हमने, ना ऊपर फेंका ना नीचे फेंका, मतलब किसी एंगल पे टेढ़ा फेंक दिया इस तरह से, तो इस तरह से जब बॉल को फेंकते हैं तो इस केस में भी अर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में ही है, जिसकी वजह से चाहे बॉल कहीं भी हो, बॉल चाहे यहां हो चाहे यहां हो, बॉल चाहे कहीं भी पहुंच जाए, सिमिलरली केस 1 केस 2 में भी बॉल चाहे कहीं भी हो, एक्सलरेशन हमेशा वर्टिकल डाउन ही रहेगी, अर्थ की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा वर्टिकल डाउन ही लगेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। एक्सलरेशन को मोशन से मतलब नहीं है, एक्सलरेशन इंडिपेंडेंट चीज है, एक्सलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, या वेलोसिटी आती है ऐसे बोल दो, और वेलोसिटी की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एक्सलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, ठीक है। तो चाहे केस 3 हो, बॉल चाहे टेढ़ी फेंकी हो, एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डाउन ही रहेगी, बॉल की वेलोसिटी बदलती रहेगी, इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, इस पॉइंट पे कुछ ऐसी होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहेगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, तो मोशन कुछ कर्व्ड होगी, ठीक है। और इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो हम अलग टॉपिक बना के इसे पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन करके। इस तरह की मोशन को, मोशन अंडर ग्रेविटी अगर इस तरह की हो रही हो तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। इसका जो ये पाथ होता है ये पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोला याद होगा बेसिक मैथ्स में हमने देखा था। तो इस तरह की चीज़ें, इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले आज की इस वीडियो में हम केस 1 और केस 2 पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस को मतलब उनके अंदर भी इजी लेवल क्वेश्चंस भी बनते हैं, टफ लेवल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो सभी तरह के सवाल हम ऑर्डर में देखने वाले हैं। आसान से स्टार्ट करेंगे, मुश्किलों की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी या स्पीड v0 फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड, बताना है कितनी हाइट तक बॉल जाएगी, कितनी टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, कितने टाइम तक बॉल ऊपर जाएगी, एसेंट मतलब जब तक वो चढ़ रही है ऊपर की तरफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो उसका टोटल टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब कितने टाइम वो नीचे उतरेगी, ठीक है। निगलेक्ट एयर ड्रैग, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये ना भी मेंशन हो तो माफ कर दो क्वेश्चन बनाने वाले को, और एयर ड्रैग को निगलेक्ट करके ही चलना है हमें बाय डिफॉल्ट, और एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट अदर ग्रेविटी, इसको भी हम निगलेक्ट करके चलेंगे। तो ये स्टैंडर्ड अजम्पशन है, एयर ड्रैग और कोई और फोर्स तब तक हम मान के नहीं चलेंगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। और ग्रेविटी को कब कंसीडर करना है, जब भी कभी सवाल में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह के शब्द आ जाएं, मतलब समझ जाना कि अर्थ के सरफेस के आसपास की ही बात चल रही है और हम ग्रेविटी को, अर्थ की ग्रेविटी को कंसीडर करके चलेंगे। तो ये एक बेसिक सवाल है, कई बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन थ्योरी में ही दे रखा होता है और इसके फॉर्मूले बना के रटवा भी दिए जाते हैं, तो तुम भी चाहो तो रट सकते हो, जो भी इनके आंसर्स आएंगे उनको हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, सबसे पहले ये है, मान लेते हैं ग्राउंड, यहाँ से एक बॉल को हमने ऊपर फेंका, ठीक है, ये अपनी बॉल है, इसको हमने v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो हम ये जानते हैं कि थोड़ी देर ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर पलट के वापस आएगी, ठीक है, इस तरह की कुछ मोशन होनी है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लिया, लेट्स से ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, इसकी बी पॉइंट तक पहुंची और फिर वापस ए पॉइंट पे आ गई गिर के, तो मैक्सिमम हाइट, दिस ए से बी तक की जो हाइट है, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये हमसे पूछा गया है पहले सवाल में। तो क्या करेंगे इसके अंदर, ए से बी तक की मोशन, ए से बी तक की मोशन में क्या क्या बातें हमें पता है और क्या क्या पूछी गई हैं, ये हम सोच लेते हैं। तो पहली चीज, u की वैल्यू हमें दे रखी है v0,
ठीक है, मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए, देखो अपने स्टेप्स वही हैं जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे। सबसे पहले हमें अपने पसंद का एक ओरिजिन मानना होता है, जो कि जनरली हम स्टार्टिंग पॉइंट को ही मान लेते हैं मन ही मन। साथ साथ हमें एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस माननी होती है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या सिंपली पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड है, और उसके बेसिस पे अब हम डाटा लिख रहे हैं और फिर हम सोचेंगे कौन सी इक्वेशन बिठाएं यहाँ पे सही जो बैठेगी और जिससे आंसर्स निकल के आएंगे। तो u की वैल्यू प्लस वी नॉट है, ऊपर की तरफ हमने इनिशियल वेलोसिटी दी। फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे, फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, सोच के देखो, कॉमन सेंस। अगर बॉल की वेलोसिटी बी पॉइंट पे भी जीरो नहीं हुई तो बॉल और ऊपर जाती रहेगी, तो मैक्सिमम हाइट का अगर ये पॉइंट है बी, तो बी पॉइंट पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट है एच मैक्स के बराबर, अपवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है अगर हम ए से बी जाएं तो, जो कि क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अलावा टाइम जो है यहाँ पे वो है टाइम ऑफ एसेंट, वो भी हमारा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। एंड बची क्या चीज़, यू वी ए एक्सलरेशन कितनी है, एक्सलरेशन ए से बी तक चाहे बॉल ऊपर जा रही हो, एक्सलरेशन तो वर्टिकल डाउनवर्ड ही रहती है। लैंग्वेज में बोलें तो वर्टिकल डाउनवर्ड, साइंस के साथ बोलें तो हमने क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना हुआ है तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगी, माइनस जी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानता है, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन को भी तुम पॉजिटिव मान सकते हो, कोई चक्कर नहीं है उसमें। लेकिन अगर तुम वो मानते हो तो एक्सलरेशन को प्लस जी लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को माइनस एच मैक्स लिखेंगे, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी फाइनल तो जीरो ही है, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, और इनिशियल वेलोसिटी को उस केस में माइनस वी नॉट लिखेंगे। तुम डाउनवर्ड को मान के भी कर सकते हो, सारी इक्वेशंस जो हैं वो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जिससे हमारे आंसर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, किस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हो। तो मैंने यहाँ पे अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए, जो कि जनरली किताबों में यही दे रखा होता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए, ताकि वेलोसिटी तो नेगेटिव ना हो, एक्सलरेशन हो सकती है नेगेटिव हो, और एक्सलरेशन नेगेटिव का मतलब हम रिटार्डेशन लेके चल सकते हैं अगर हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव माना है। तो यहाँ पे हमें u पता है, v पता है, a पता है, s और t हमसे पूछे गए हैं पहले दो सवाल। तो सबसे पहले u, v और a पता है तो t निकाल लें, या s निकाल लेते हैं पहले। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा रहा हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिससे विद साइंस हम डाल रहे हैं, जीरो स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। तो यहां से अपने पास एच मैक्स सॉल्व हो गया, अगर वैल्यूज गिवन होती तो एच मैक्स की वैल्यू भी सॉल्व हो जाती। एच मैक्स यहां से आ गया वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। चाहो तो इस फॉर्मूले को रट सकते हो कि अगर अर्थ के सरफेस के पास एक बॉल को वी नॉट स्पीड से ऊपर उछाला जाता है तो वो वी नॉट स्क्वायर बाय 2g की मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचती है। ठीक है, आंसर नंबर 1, इसको याद भी रखना है। टाइम ऑफ एसेंट, ये आ गया। टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकलेगा, u v और a पता है तो t निकल जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया, v जीरो है, u है v नॉट, एक्सलरेशन है माइनस जी, एंड टाइम है टाइम ऑफ एसेंट। ध्यान रहे मैं अभी a से b तक की ही मोशन कंसीडर कर रहा हूं, तो ये a से b तक का टाइम ऑफ एसेंट आ गया v नॉट बाय जी। बॉल को ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वो v नॉट बाय जी का टाइम लगेगा। दिस इज आंसर नंबर 2। मतलब अगर v नॉट 10 मीटर पर सेकंड की है, हमने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर उछाला, तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगभग 10 ही है, तो 1 सेकंड में बॉल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। 20 की स्पीड से डालोगे बॉल को उछालोगे तो 2 सेकंड में बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी। याद रखनी है ये बातें, स्टैंडर्ड इनको हम एक फॉर्मूले की तरह से यूज कर सकते हैं, इवन स्कूल एग्जाम्स में भी, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। बट अगर हाँ ऑब्वियसली यही सवाल पूछा जा रहा है तो हमें डिराइव करके एक लाइन में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा सवाल है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए एक रास्ता तुम्हारे पास ये है कि तुम B से A तक की जो वापसी की मोशन है बॉल की, उसको अलग से कंसीडर करो। अच्छा, वो भी कर सकते हो। एक तरीका ये है कि तुम A से B से A टू B टू A, मतलब ऊपर जाना प्लस नीचे जाना, दोनों को कंबाइन करके एक ही मोशन कंसीडर कर लो। अब कई बच्चे इसमें पूछेंगे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, A से B तक तो बॉल ऊपर जा रही है और B से A बॉल नीचे जा रही है, दोनों को कंबाइन करके हम इक्वेशन कैसे लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं, क्यों?
क्योंकि चाहे बॉल ए से बी जाए चाहे बॉल बी से ए जाए, उसकी एक्सलरेशन सोचो, उसकी एक्सलरेशन तो हमेशा वर्टिकल डाउन ही रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल, तो मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कब करते हैं? हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब एक्सलरेशन यूनिफॉर्म रहे, ना उसकी डायरेक्शन भी ना बदले, उसका मैग्नीट्यूड भी ना बदले। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछा जा रहा है तो तुम्हें दो टुकड़ों में तोड़ने की सवाल को जरूरत नहीं है। ए से बी और बी से ए अलग अलग करने की लोड नहीं है। तुम ए टू बी टू ए कंबाइन कर सकते हो। देखो मैं डाटा लिख रहा हूं ए टू बी टू ए का सीधा। अगर मैं मोशन कंसीडर करूं ए टू बी टू ए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी ऊपर की, अपवर्ड को ही पॉजिटिव मान लो, अपवर्ड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हुए यू की वैल्यू कितनी थी? प्लस वी नॉट, है ना। एक्सलरेशन अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए माइनस जी ही रहेगी, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए। हमने जो साइन कन्वेंशन यहाँ जो अपनी चॉइस से ली है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो एक्सलरेशन माइनस जी ही रहेगी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सोचो, ए से बी से ए, वापस बॉल ए पॉइंट पे ही आ गई, तो इफेक्टिवली ए से ए तक का डिस्टेंस क्या है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो विद साइन। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, निकाल सकते हैं वो भी। एंड टाइम, टाइम कितना लगेगा? ए से बी जाने में टाइम ऑफ एसेंट लगा था, और बी से ए आने में टाइम ऑफ डिसेंट लगेगा। तो ये दोनों की कंबाइंड टाइम जो कि हमसे ये पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कंबाइंड टाइम आ जाएगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस लिस्ट के अंदर हमें यू पता है, ए पता है, एस पता है, टाइम पे हमारा फोकस है। फाइनल वेलोसिटी किसी ने पूछी नहीं है, वो पूछी होती तो हम वो भी यहाँ से निकाल देते। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? यू ए एस पता है, टी पूछा गया है, तो अप्रोप्रिएट इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, एस है जीरो, यू है वी नॉट, टी को भी मैं टी लिख रहा हूँ, प्लस हाफ ए, ए है माइनस जी, प्लस का माइनस बना दिया, इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टोटल टाइम आ रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक बॉल हवा में उड़ी, टाइम टोटल है, दैट इज 2v0/g। सोच लो आराम से, एक टी तो कॉमन निकल के जीरो में चला जाएगा, और एक टी की वैल्यू आ रही है 2v0/g जो बचा। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर नंबर 3। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0/g है, ऊपर जाके नीचे आने का, और केवल ऊपर जाने का टाइम हम पहले ही निकाल चुके थे, ये रहा, वो v0/g था। तो इसका मतलब बॉल को जितना टाइम ऊपर लगा जाने में v0/g, उतना ही टाइम उसको नीचे भी लगेगा। हेंस चौथा क्वेश्चन का आंसर यहीं से फ्री में ही आ गया। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टी टोटल माइनस टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज v0/g। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन किताबों के अंदर थ्योरी में ही दिया रहता है, तो इसको हम, इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको दिमाग में रखेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमें टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बॉल को ऊपर जाने में v0/g का टाइम, नीचे आने में v0/g का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0/g, एंड मैक्सिमम हाइट बॉल की स्टार्टिंग पॉइंट से, दैट इज v0²/2g। ये बातें कुछ कुछ हमें ध्यान में रखनी है। शर्त यही है, बॉल को ऊपर फेंका गया है, नीचे नहीं। अगर नीचे फेंका जाएगा तो हम बेसिक से इक्वेशंस ऑफ मोशन का सहारा लेके दोबारा से क्वेश्चन को करेंगे। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बेसिक सवाल था। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। A stone is thrown vertically up with speed 20 meter per second from ground. Find its speed at half of the maximum height. तो ये अपना ग्राउंड है, यहां से फिर से एक स्टोन को फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, u की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड से। स्टोन कैसे जाएगा? ऊपर जाके नीचे उतरेगा, इस तरह की उसकी कुछ मोशन रहने वाली है। ठीक है, बताना है हाफ द मैक्सिमम हाइट पे। तो ये इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, ये तो हमें फॉर्मूले से ही पता है। मैक्सिमम हाइट का हमने अभी अभी फॉर्मूला ही रट लिया। मैक्सिमम हाइट क्या है? v0²/2g। यहाँ पे v0 कितना है? 20, तो 20²/2g। g को 10 लेने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में, 10 लेके चल रहा हूँ मैं। तो 20²/20, ये हो गया 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट है। पूछा गया है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मतलब 10 मीटर। ठीक है, तो
ये हो गया 10 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट को ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को बी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे ही वेलोसिटी पूछी गई है। फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितनी होगी, यही अपना सवाल है। तो ए से बी तक की मोशन कंसीडर कर रहा हूं, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे स्पीड पूछी है, मतलब फाइनल स्पीड पूछी है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगेन अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं, सबसे पहला स्टेप। स्टार्टिंग पॉइंट को मन ही मन ओरिजिन मान लिया, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। u की वैल्यू +20। फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन है, यही सवाल है। ए से बी तक का टाइम पता है क्या? टाइम पता नहीं। एक्सलरेशन -g। टाइम को आधा मत बोल देना, आधी हाइट को ट्रेवल करने में आधा टाइम ऑफ एसेंट लगेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि बॉल की स्पीड ऊपर जाते 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 कम हो रही होगी। तो पहला आधा रास्ता तो उसने ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर लिया होगा और बाकी आधा रास्ता ऊपर का उसने कम स्पीड से ट्रेवल किया होगा। तो बराबर बराबर टाइम नहीं लगने वाला, तो टाइम क्वेश्चन मार्क ही रहेगा यहाँ पे। टाइम भी एक अलग क्वेश्चन होता, वो भी हम सॉल्व कर सकते थे। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें फॉर्मूले से पता चल गई, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता था 20 मीटर, तो हमें हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट 10 मीटर पॉजिटिव, क्योंकि बॉल ऊपर गई है। तो हमें यहाँ पे u पता है, v पूछा गया है, a पता है, s पता है। तो u a s पता है, v पूछा गया है, तो अप्रोप्रिएट इक्वेशन v² - u² इज इक्वल टू 2as से हमारा आंसर आ जाएगा। v² - 20² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन इज -10, -g को 10 लिख रहा हूँ, -10, और s की जगह 10। तो यहाँ से आ रहा है v² इज इक्वल टू 20² मतलब 400 माइनस दिस इज 2 इंटू 10 इंटू 10 इज 200। तो यहाँ से v² इज इक्वल टू 200, या v की वैल्यू आ रही है +-10√2। 200 का स्क्वायर रूट इज 10√2 +-। अब ये प्लस माइनस दोनों आए हैं, इसका मतलब क्या है? प्लस। अब वैसे तो स्पीड पूछी थी, तो स्पीड को तो हम 10√2 ही लेके चलेंगे, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अदरवाइज ये प्लस और माइनस क्या दोनों सही हैं, या इनमें से एक सही है, या क्या है? तो प्लस माइनस हम ये बोल सकते हैं कि भाई इस बी पॉइंट से बॉल जो है वो 2 बार, स्टोन जो है वो 2 बार गुजरेगा, एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त। तो एक बारी ऊपर जाते वक्त जब गुजरेगा तो वेलोसिटी +10√2 होगी हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और जब नीचे जाते वक्त गुजरेगा तो -10√2 होगी। तो दोनों आंसर सही हैं, +10√2। अगर वेलोसिटी पूछी होती तो +10√2 एज वेल एज -10√2 हम दोनों देते। केवल स्पीड पूछी है तो सिर्फ 10√2 बोलेंगे, प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है। तो 10√2 इज आवर आंसर। आई होप क्लियर होगा। तो इसमें मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ देख लो, आराम से पढ़ लो। मिसेज ए स्टैंडिंग ऑन अ टावर। अब यहां पे ग्राउंड से बॉल को नहीं उछाला जा रहा, यहां पे क्या है, एक मिसेज ए है जो टावर के ऊपर खड़ी है, गलती से उसका फोन उसके हाथ से छूट गया फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, टावर की हाइट h गिवन है, और मिस्टर ए जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है। बताना है विद व्हाट मिनिमम कांस्टेंट स्पीड मिस्टर ए शुड रन टू कैच द फोन। मिस्टर ए कितनी स्पीड से भागे इफ ही स्टार्ट्स रनिंग एज सून एज द फोन ड्रॉप्स। जैसे ही फोन गिरा मिस्टर ए भागना शुरू किया और उसे ये फोन को कैच करना है और फोन को गिरने से बचाना है। निग्लेक्ट हाइट्स ऑफ पर्संस एज कंपेयर टू द टावर, मतलब मिस्टर ए और मिसेज ए की हाइट को हम निग्लेक्ट करके चलेंगे। तो फोन को h हाइट गिरना है फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एंड मिस्टर ए को 1.5 h का डिस्टेंस ट्रेवल करना है हॉरिजॉन्टली विद मिनिमम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट लिखा है। तो इस केस में इक्वेशंस देखो, सबसे पहले फोन को स्टडी करते हैं। अच्छा, मिस्टर ए को यहाँ पे गिरने से बचाना है फोन को, तो हम क्या बोलेंगे कि जितने टाइम में, असली बात क्या है, टाइम जितना लगेगा फोन को गिरने में उतने ही टाइम में मिस्टर ए को टावर तक पहुंचना होगा। तो जो हम फोन का टाइम निकालेंगे और उतने ही टाइम में मिस्टर ए को पहुंचाने के लिए मिस्टर ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इस बात पे सवाल है। तो पहले फोन को स्टडी करते हैं। फोन को अगर स्टडी करें तो फोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या लें, तो ड्रॉप शब्द लिखा हुआ है, ड्रॉप का मतलब सिंपली छोड़ दिया।
बिना किसी एफर्ट के, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन इस बात पर डिपेंड करेगी प्लस जी लें या माइनस जी की, तुमने साइन कन्वेंशन कौन सी मानी है। तो फ़ोन के लिए मैं उसकी मोशन क्योंकि डाउनवर्ड हो रही है तो मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो एक्सलरेशन हो गई यहाँ पे प्लस जी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गई नीचे की तरफ h हाइट, टावर जितनी हाइट फ़ोन को गिरना है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई प्लस h। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं कितनी है फ़ोन की, और टाइम कितना लगेगा फ़ोन को पता नहीं। तो हमें क्या क्या बातें पता है, u पता है, a पता है, s पता है सिंबल्स की टर्म्स में, t पूछा गया। तो इक्वेशन कौन सी है एप्रोप्रिएट इक्वेशन फ़ोन के लिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाई। तो s इज h, u इज 0, तो ये टर्म तो 0 ही हो गई। हाफ ए टी स्क्वायर इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो फोन को नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा दैट इज 2h बाई जी का रूट। फोन इतने टाइम में नीचे पहुंचने वाला है। अब मिस्टर ए की अगर इक्वेशन की बात करें, देखो जो भी चीज मूव होती है उस चीज की हमें इक्वेशन बनानी होती है, सिंपल बात। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो मूव हो रही हैं, एक फोन एक मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए के लिए तो एक्सलरेशन कितनी लेंगे बताओ सोच के, एक्सलरेशन सोचो सभी बच्चे, एक्सलरेशन 0 हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड बोल रखा है, हॉरिजॉन्टल है, कोई फ्रीली अंडर ग्रेविटी तो मूव कर नहीं रहा मिस्टर ए। तो मिस्टर ए की एक्सलरेशन 0 है, एक्सलरेशन 0 है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन छोड़ो, वो बच्चों वाली इक्वेशन लगानी है। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मिस्टर ए के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है, टाइम कितना, टाइम उतना जितना फोन को गिरने में लगा, स्पीड कितनी पूछी गई है, डिस्टेंस दे रखा है 1.5h। तो यहां से मिस्टर ए की स्पीड आ जाएगी वी min इज इक्वल टू, डिस्टेंस है 1.5h या 3h बाई 2 अपॉन टाइम है रूट 2h बाई जी। तो ये बन रहा है, सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर घुसा देते हैं, तो ये 3 और 2 ये 9/4 बन के अंदर घुसेंगे, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 9/8 GH। दिस इज अवर आंसर। रूट 9/8 GH की स्पीड से अगर मिस्टर ए भागे, h की वैल्यू दे रखी होती तो हम वो डाल देते, g को 9.8 या 10 डाल देते, तो मिस्टर ए की बंदे की स्पीड हमें सॉल्व होके निकल जाती। तो आई होप क्लियर होगा, सिंपल है। दो चीज़ें मूव कर रही हैं, एक फ्रीली अंडर ग्रेविटी तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ किया, दूसरा मिस्टर ए जो कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा था तो उसके लिए सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज़ किया। जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना है साइन का, साइन कन्वेंशन का, प्लस माइनस की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी एग्जाम के अंदर हमें। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। A ball is thrown vertically up with speed 25 मीटर पर सेकेंड at t is equal to 0। t equal to 0 पे बॉल को ऊपर फेंक दिया, बताना है 2 से 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड याद है, एवरेज स्पीड काइनेमेटिक पैरामीटर्स में हमने पढ़ा था। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ध्यान रहे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो g को 10 लेना है, तो 2 सेकंड और 4 सेकंड पे कहानी क्या है उसको हमें सोचना होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हम एक बार ही सोचते हैं कि भाई 2 सेकंड तक बॉल कहाँ पहुंची, 4 सेकंड तक बॉल कहाँ पहुंची, फिर हम सोचेंगे डिस्टेंस क्या है। तो डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले। ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बॉल को हमने फेंका ऊपर की तरफ, अगेन पाथ उसी तरह का कुछ, पहले बॉल ऊपर जाएगी फिर घूम के वापस नीचे आएगी, ठीक है, इस तरह की कुछ जर्नी बॉल की होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब 2 सेकंड पे बॉल कहाँ है, तो अप टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। हम क्या लगाएंगे, फिर से अगेन सबसे पहले साइन कन्वेंशन, स्टार्टिंग पॉइंट मन ही मन ऑरिजिन मान लिया, उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अप टू 2 सेकंड मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि बॉल कहाँ होगी, तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं सीधा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, s2 बोल देते हैं इसे, 2 सेकंड तक कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसे s2 कह रहा हूँ, 4 सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट को s4 कह दूंगा।
और u कितना है, u दे रखा है 25, टाइम कितना है t 2, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन कितनी है -10, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए, टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 2 सेकंड में जो बॉल की डिस्प्लेसमेंट हुई है वो आ रही है 50 - 20, 30 मीटर की बॉल की डिस्प्लेसमेंट हो गई। सिमिलरली 4 सेकंड पे, मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड तक को देख रहा हूँ। देखो जब भी ऐसे आए ना कि बीच में से, मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ, इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 सेकंड अलग देखेंगे, 0 से लेकर 4 सेकंड अलग देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी नहीं पता ना उसकी, हमें तो जो वेलोसिटी पता है वो तो 0 सेकंड पे पता है। ये 25 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है ये तो 0 पे पता है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें पता नहीं होगी तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो 2 से 4 सेकंड तक की मोशन को मैं क्योंकि कंसीडर नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, टुकड़ों में क्वेश्चन को किया। 0 से 2 सेकंड अलग सोच रहा हूं, 0 से 4 सेकंड अलग सोच रहा हूं। तो अप टू t इज इक्वल टू 4, 0 से लेकर 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फिर से लगाया। यहां से 4 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट को s4 बोल रहा हूं, वो आ गया u है 25 इंटू टाइम है 4 सेकंड पूरा 0 से 4, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये आ रहा है 25 इंटू 4 100, 100 माइनस 80, ये आ रहा है 20 मीटर। मतलब 4 सेकंड बाद बॉल की डिस्प्लेसमेंट होगी 20 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम, देखो डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। एक बारी कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया तो जितना भी चलेगा उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है। कब कम हो सकती है? जब कोई चीज पलट के वापस आ जाए, आगे गई बॉल पीछे आ गई, या कोई व्हीकल आगे गया पीछे आ गया, या बॉल ऊपर गई फिर नीचे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तुम देख रहे हो कम हो रही है। पहले 2 सेकंड तक तो 30 मीटर की डिस्प्लेसमेंट थी, 4 सेकंड तक 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेकंड पे बॉल जो है वो यहां कहीं होगी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल यहां कहीं है, एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बॉल यहां गई है। यही मतलब बनता है, क्योंकि 2 सेकंड तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकंड तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 30 मीटर, 4 सेकंड तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आई है सॉल्व होने के बाद 20 मीटर। अच्छा, अगर कोई हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन ये होता फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 2 से 4 सेकंड, तो हम बोलते कि नीचे आ गई बॉल, 30 मीटर से नीचे उतर के 20 मीटर पे आ गई, मतलब 10 मीटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गई। लेकिन डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का मतलब तो ये होगा बॉल यहां से पहले कहीं ऊपर गई इस लेवल तक और फिर यहां से वापस नीचे आई, मतलब हमें ये हाइट भी चाहिए होगी। ये हाइट कितनी है, ये वाली जो हाइट है यहां से और टॉप तक। अब टॉप तक, अब ये हाइट भी चाहिए क्योंकि इतनी हाइट पहले ऊपर गई, फिर इतनी हाइट नीचे उतरी और फिर 10 मीटर नीचे उतरी बॉल। ये 10 मीटर का डिस्टेंस ये है। तो उसके लिए हमें क्या दोबारा से इक्वेशन को सॉल्व करें? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एच मैक्स का फॉर्मूला पता है, मैक्सिमम हाइट हमें पता है बॉल की कितनी जानी है, वी स्क्वायर बाय 2g, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g लगा दिया, 25 स्क्वायर बाय 2g, तो ये बन रहा है 625, 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 20, 5 से कैंसिल हो रही हैं चीज़ें, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 12 होता है 60, 125 अपॉन 4। तो मैक्सिमम हाइट आ रही है यहाँ पे 31.25, 31.25 की उसकी मैक्सिमम हाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 सेकंड पे बॉल 30 मीटर ऊपर थी, उसके बाद कितना और ऊपर गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 1.25 मीटर का। टोटल 31.25 तक उसको जाना था, 30 मीटर तो वो 2 सेकंड में पहले ही बॉल जा चुकी थी। तो ये जो 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर, इतना 2 सेकंड के बाद ऊपर गई होगी, फिर इतना ही 1.25 मीटर इसने नीचे उतारा होगा, और फिर 10 मीटर और नीचे आई और चौथे सेकंड पे ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पे पाई गई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हैंस डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4 के बीच में देख रहा हूं। डिस्टेंस की मुझे तलाश थी क्योंकि एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन था। तो 1.25 मीटर पहले ऊपर, फिर 1.25 मीटर नीचे, फिर 10 मीटर नीचे। ऊपर नीचे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता। तो 1.25 मीटर, 1.25 मीटर पहले, फिर 1.25 मीटर
और फिर 10 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये बन रहा है 12.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल है। तो हेंस एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस मोशन इज 12.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो क्वेश्चन आसान होता, डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, डिस्टेंस निकालना मुश्किल काम है, औखा काम है। तो टाइम कितना है, 2 से 4 सेकंड के बीच में टाइम है, 4 - 2 मतलब 2 सेकंड। तो ये आ रहा है एवरेज स्पीड इज 6.25 मीटर पर सेकंड। दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट स्टिल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव। नीट में, जेई मेन में इस तरह के सवाल पाए जाते हैं, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उसमें भी तुम्हें कुछ सवाल इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कई किताबों में ना इसका एक फॉर्मूला बना के लिखा होता है कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, तो उसको रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि nth सेकंड में अगर तुम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रट लोगे तो अब जैसे यहाँ पे 2 से 3 सेकंड होता तो वो nth सेकंड वाला फॉर्मूला काम कर जाता अपना डिस्प्लेसमेंट निकालने में स्पेशली। बट वो ये ना कि 2 से 3 वाला ही सवाल है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 2 से 4 सेकंड वाला सवाल भी आ सकता है, 2 से 2.5 सेकंड वाला सवाल भी आ सकता है। तो nth सेकंड में बॉल की कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी इसका फॉर्मूला किताबों में दिया रहता है, बट मैंने नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसकी कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जो भी क्वेश्चन आता है हमें बेसिक्स ही जाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन कितनी भी तरह के बन सकते हैं, तुम एक फॉर्मूला रटोगे तो किसी और बात पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो फॉर्मूले हमें सिर्फ और सिर्फ उतने ही रटने हैं जितना ज़रूरी है, मतलब जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता, जिनकी डेरिवेशंस हम ऑन दी स्पॉट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम स्पेशली वही फॉर्मूले याद रखेंगे जो हमेशा काम आते हैं, जो कभी कभी काम आते हैं जो फॉर्मूले, उनको हमें याद रखने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ या ना ही पढ़ो तो ही बेटर है। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, तो टावर बना लेते हैं। ये मान लिया एक टावर है, इसकी हाइट दे रखी है 80 मीटर ग्राउंड से, और यहां से एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं। ऊपर फेंकेंगे तो स्टोन पहले कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे उतर के आएगा टावर के बॉटम तक। ठीक है, ये स्टोन का पाथ होगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसको स्टोन नंबर 1 कह देते हैं, इसका मतलब ये हो गया स्टोन नंबर 1 S1। और स्टोन नंबर 2 को ड्रॉप किया है, सेम इंस्टेंट पे नहीं किया, कुछ देर बाद किया। ठीक है, तो इसको स्टोन नंबर 1 को जब थ्रो किया तो इसको बोल देते हैं ये एट t इज इक्वल टू 0 थ्रो किया हमने ऊपर की तरफ। फिर बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद, डेल्टा t टाइम बाद, स्टोन नंबर 2 को हमने ड्रॉप किया। ये है स्टोन नंबर 2, इसको हमने नीचे फेंक दिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने पहला स्टोन फेंका था, अब डेल्टा t टाइम बाद हम इस स्टोन नंबर 2 को ड्रॉप, तो इसका पाथ स्ट्रेट वर्टिकली डाउन हो जाएगा ग्राउंड तक। बताना है कि दोनों स्टोन्स, बोल रखा है क्वेश्चन में, दोनों स्टोन्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों स्टोन्स इकट्ठा पहुंचे। बताना है फाइंड टाइम गैप डेल्टा टी बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन्स। डेल्टा टी की वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर दोनों स्टोन्स इकट्ठा पहुंचे तो क्या करना है यहाँ पे सोचो। स्टोन नंबर 1 का नीचे पहुंचने का टाइम निकालना है, स्टोन नंबर 2 का नीचे पहुंचने का टाइम निकालना है, और उन दोनों के बीच में डेल्टा टी का गैप होना चाहिए, क्योंकि तो स्टोन नंबर 2 को डेल्टा टी टाइम बाद फेंका गया था। ठीक है, तो पहले स्टोन नंबर 1 के लिए लिखते हैं। सबसे पहले फॉर स्टोन नंबर 1 डायरेक्शन कोई भी पॉजिटिव मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूँ। अब स्टोन नंबर 1 में देखो मोशन की डायरेक्शन तो पलट गई, थोड़ी देर स्टोन नंबर 1 ऊपर गया है, थोड़ी देर स्टोन नंबर 1 नीचे गया है, तो गधों की तरह से हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपवर्ड को पॉजिटिव और थोड़ी देर के लिए डाउनवर्ड को पॉजिटिव ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सलरेशन तो डाउनवर्ड ही है। चाहे स्टोन रुक जाए, चाहे स्टोन ऊपर जा रहा हो, चाहे स्टोन नीचे जा रहा हो, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो हम पूरी मोशन के लिए एक ही इक्वेशन बनाएंगे, ऊपर की अलग और नीचे की अलग नहीं बनाएंगे। वो कर सकते हो ऊपर की अलग नीचे की अलग से भी, लेकिन टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, कोई फायदा नहीं है। तो स्टोन नंबर 1 के लिए मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ। अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, मनी मन सोचो, u पता है मुझे, क्या डिस्प्लेसमेंट पता है,
ऊपर जा नीचे आना, टोटल 80 मीटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर की डाउनवर्ड है। u पता है मुझे, डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे, लिख लेते हैं। u इज +30, डिस्प्लेसमेंट इज -80, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। एक्सलरेशन इज, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए एक्सलरेशन इज -10, और मुझे चाहिए क्या, टाइम चाहिए। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस की वैल्यू डाल दी -80, बहुत ध्यान से करना है, एक भी प्लस माइनस की गड़बड़ हुई आंसर गलत आ जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए हो गया -5 इंटू टी स्क्वायर। एक 5 का फैक्टर भी कटता हुआ नजर आ रहा है। सारी चीज़ों को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ इक्वेशन में। तो टी स्क्वायर -60 -16 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन रहे हैं खूबसूरत से, 8 t -8 एंड t + 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती, टाइम की वैल्यू 8 हो सकती है। तो यहां से आ गया, स्टोन को नीचे पहुंचने में 8 सेकंड लगेंगे। ठीक है, स्टोन नंबर 1 को नीचे पहुंचने में 8 सेकंड लगेंगे। अब स्टोन नंबर 2 को कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। फॉर स्टोन नंबर 2, स्टोन नंबर 2 के लिए क्या हुआ, उसको ड्रॉप किया है इनिशियल वेलोसिटी 0 से। ठीक है, तो स्टोन नंबर 2 के लिए फिर से वही इक्वेशन लगा रहा हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टोन नंबर 2 के लिए भी मैं अपवर्ड को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, तुम्हारी इच्छा है, तुम डाउनवर्ड को भी मान सकते हो। पूरी इक्वेशन एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये सभी बच्चे जानते हैं कि लेफ्ट में भी माइनस आ जाए, राइट में भी माइनस आ जाए, उससे हमारे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो कट ही जाने हैं। तो मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए समझा रहा हूँ। एस कितना है, वही टावर की हाइट जितनी ही डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 80 मीटर का एस है। यू की वैल्यू यहाँ 0 है। हाफ ए की वैल्यू है वही हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो स्टोन नंबर 2 का जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है, माइनस माइनस कट गए, अगर तुम डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस आता, तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 16। तो स्टोन नंबर 2 को जो टाइम लग रहा है -4, 16 का रूट इज 4 सेकेंड। स्टोन नंबर 2 को जो टाइम लगेगा 4 सेकेंड लगेगा गिरने में। स्टोन नंबर 1 को कितना लगा, 8 सेकेंड लगा गिरने में। तो स्टोन नंबर 2 को कितनी देर बाद फेंका जाए कि दोनों इकट्ठे पहुंच जाएं जमीन तक, तो हम बोल सकते हैं 8 सेकंड में ये गिरेगा, तो स्टोन नंबर 2 को 4 सेकंड बाद फेंक देते हैं। तो इसको T1 बोल दो, इसको T1 बोल देते हैं, स्टोन नंबर 1 के टाइम को, स्टोन नंबर 2 के टाइम को T2 बोल देते हैं। तो आंसर क्या बोलेंगे, डेल्टा टी, टाइम गैप इन दोनों के बीच में जो रखना चाहिए जिसकी वजह से स्टोन्स इकट्ठे पहुंच जाएं, दैट इज T1 माइनस T2, दोनों का डिफरेंस दैट इज 4 सेकेंड्स। 8 - 4, T1 की वैल्यू हमने 8 निकाली, T2 की वैल्यू हमने 4 निकाली, 4 सेकेंड का गैप हम रखेंगे तो स्टोन्स इकट्ठे पहुंच जाएंगे। आई होप क्लियर होगा। मतलब जो काम हम एक बॉल या एक स्टोन के लिए कर रहे थे, इस बार 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगेन लेंदी है क्वेश्चन, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि फंडे वही लग रहे हैं अपने फिजिक्स के, इक्वेशंस ऑफ मोशन वही लग रही हैं अपनी, सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लेते हैं यहाँ एक ये टैप है, इसमें से ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। ग्राउंड मान लेते हैं यहाँ है, तो ये ड्रॉप नंबर 3 D3 लिख देते हैं इसे। ड्रॉप नंबर 3 इससे गिरनी शुरू हुई है जब ड्रॉप नंबर 1 ग्राउंड पे पहुंच चुकी है। पूछा गया है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। ड्रॉप नंबर 2 उस वक्त कहां होगी, ये भी गिर रही होगी ऑब्वियसली। तो ड्रॉप नंबर 2 की ग्राउंड से हाइट पूछी गई है, ये सवाल है। ठीक है, और टैप की हाइट, टोटल हाइट दे रखी है 5 मीटर, टैप की हाइट इज 5 मीटर्स। ठीक है, तो हुआ क्या, t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं, रेगुलर इंटरवल्स दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये कुछ मान लेते हैं, रेगुलर इंटरवल कितना, कुछ हर डेल्टा टी टाइम बाद मान लेते हैं ड्रॉप गिरी। तो लेट रेगुलर इंटरवल्स जिसके
बाद ड्रॉप्स गिरे जा रही हैं कॉन्टिन्यूसली, उस रेगुलर इंटरवल को डेल्टा टी नाम दे रहा हूं मैं, लेट कर लिया हमने, ठीक है। ड्रॉप नंबर 1 कब गिरी उसको मान लिया t इज इक्वल टू 0। ड्रॉप नंबर 2 कब गिरेगी, डेल्टा टी टाइम पे। और ड्रॉप नंबर 3 कब गिरेगी, 2 डेल्टा टी टाइम पे, है ना। 0 टाइम पे ये गिरी, डेल्टा टी टाइम पे ड्रॉप नंबर 2 गिरी ही कैप से, और इस वक्त कितना टाइम हुआ है जब ड्रॉप नंबर 3 गिरने जा रही है, तो दैट इज 2 डेल्टा टी, ठीक है। तो ड्रॉप नंबर 1 की कहानी पहले स्टडी करते हैं। फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी तक के लिए अगर हम देखें, मतलब डाउनवर्ड मोशन ऑफ ड्रॉप नंबर 1, अगर इसको मैं कंसीडर करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है डाउनवर्ड 5 मीटर की है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं, सारी मोशन डाउनवर्ड ही है, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान रहा हूं। तो ड्रॉप नंबर 1 के लिए इक्वेशन लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, टाइम मिल जाए तो मजा आ जाएगा, डेल्टा टी सॉल्व हो जाएगा अपना, क्योंकि 2 डेल्टा टी टाइम लगा है उसे। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूँ ड्रॉप नंबर 1 के लिए। s कितना है 5 मीटर, u कितना है 0, एक्सलरेशन कितनी है, यहाँ पे -10 नहीं लेंगे क्योंकि हमने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव माना है, तो एक्सलरेशन इज +10। g की वैल्यू 9.8 की जगह हम 10 लेके चल रहे हैं सभी क्वेश्चंस में, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। और टाइम कितना लगा, ड्रॉप नंबर 1 पे मेरा फोकस है, ड्रॉप नंबर 1 को यहाँ से यहाँ जाने में 2 डेल्टा टी का टाइम लगा, 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, तो ये बन रहा है, ये 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 2 होके 10 से कट जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है डेल्टा टी का स्क्वायर आ रहा है हाफ, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते, डेल्टा टी अपने पास सॉल्व हो गया कि हर 1/√2 टाइम बाद ड्रॉप्स गिरे जा रही हैं। अब पूछा गया था ड्रॉप 2 की हाइट बताओ, ड्रॉप 2 की हाइट ग्राउंड से बतानी है जब ड्रॉप 3 गिर रही है। ड्रॉप 3 कब गिर रही है, t इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी पे गिर रही है। ड्रॉप 2 कब गिरी थी, जब 1 डेल्टा टी का टाइम हुआ था तब गिरी थी। अभी कितना टाइम हुआ है जब ड्रॉप 3 गिर रही है, ये है 2 डेल्टा टी का टाइम। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे, ड्रॉप 2 की मोशन कब स्टार्ट हुई, ड्रॉप 2 की मोशन स्टार्ट हुई t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम पे, और हमें किस इंस्टेंट पे करना है कंसीडर उसे, 2 डेल्टा टी टाइम पे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैं इक्वेशन बना रहा हूं डाउनवर्ड मोशन ऑफ ड्रॉप नंबर 2। अगर ये कंसीडर करें तो फिर से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाऊंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ड्रॉप नंबर 2 की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ड्रॉप नंबर 2 की जर्नी स्टार्ट कहां से हुई थी, टैप से, अभी कहां है, यहां है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 5 माइनस एच, ध्यान से, इसीलिए मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रॉप नंबर 2 को h लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रॉप नंबर 2, मोशन उसकी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे उसकी मोशन खत्म होने वाली है, या इस इंस्टेंट पे यहाँ है ड्रॉप नंबर 2, तो डिस्प्लेसमेंट है इसकी 5 माइनस एच, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान रखा है। u जो है वो ड्रॉप नंबर 2 के लिए भी 0 ही था, इनिशियली तो ड्रॉप्स गिर ही रही हैं, कोई फेंका नहीं जा रहा उन्हें। और हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हाफ इंटू 10 इंटू ड्रॉप नंबर 2 को गिरते गिरते कितना टाइम हुआ, डेल्टा टी का स्क्वायर। तो डेल्टा टी स्क्वायर हम सॉल्व कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 से, हाफ है वो, तो हाफ इंटू हाफ 1/4, 1/4 इंटू 10 इज 5/2, तो यहाँ से h आ गया 5 माइनस 5/2, मतलब h इज 5/2 मीटर, एकदम मिड पॉइंट पे है, 2.5 मीटर्स की हाइट पे है ड्रॉप नंबर 2। तो आई होप क्लियर होगा, बेसिक से करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी, सारी ड्रॉप्स के बीच में बराबर बराबर गैप्स होगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोइंसिडेंस से आ रहा है बट इन जनरल हमेशा ऐसा आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो ये 6ठी या 7वीं ड्रॉप गिर रही होती है यहाँ पे, तो ड्रॉप नंबर 2 की हाइट एकदम सारी ड्रॉप्स के बीच में इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे ड्रॉप्स नीचे आ रही हैं वैसे वैसे उनकी स्पीड बढ़े जा रही है। तो जो ड्रॉप्स पहले गिरी हैं वो ड्रॉप्स ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ होंगी, जो ड्रॉप्स लेट गिरी हैं वो ऊपर की तरफ होंगी, उनमें गैप्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिक से करना है, दिमाग लगा के करना है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन में, वो नहीं करनी है, अवॉइड करना है अपने को।
तो आई थिंक थॉट प्रोसेस सभी को क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मानो, अपने पसंद की एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, जो तुमने डायरेक्शन पसंद की है उसके हिसाब से साइंस लेके चलो। मोशन कब स्टार्ट हुई, किस इंस्टेंट पे क्वेश्चन पूछा है, ये सब बातों को सोचते हुए हम डाटा लिखते हैं या सोचते हैं। UVAST, इन्हीं 5 वेरिएबल्स में सारा गेम है, सारे क्वेश्चंस इन्हीं 5 वेरिएबल में डिजाइन है। इन्हीं में से कुछ 2-3 वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, बाकी कुछ 1-2 पूछ रखे होते हैं। इस टॉपिक में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा डील उनके साथ। 2-3 क्वेश्चंस और देखेंगे, थोड़े अच्छे टफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं।